हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल ERW में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो क्लास है वो हमारा है विलयन का प्रतिरोध। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को कवर कर रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने कवर कर लिया था मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब को कवर किया था। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या है? विलयन का प्रतिरोध। कि विलयन का प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो जनरली प्रतिरोध आप लोग हाई स्कूल की क्लास में भी पढ़ के आए हैं ओम के नियम के अकॉर्डिंग। कि मतलब आप क्या कह सकते हैं कि एबिलिटी ऑफ रजिस्ट, कह सकते हो एबिलिटी टू रजिस्ट ऑफ, कह सकते हैं करंट इन बॉडी। किसी भी बॉडी में जो करंट फ्लो होता है उसे रजिस्ट करने की एबिलिटी ही क्या कहलाती है? प्रतिरोध। मतलब किसी भी सर्किट में, किसी भी परिपथ में, किसी भी निकाय में जो क्या होता है, करंट फ्लो करता है, उसका जो अपोज करे या जो रजिस्ट करे उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अगर सीधी से भाषा में बोले तो विलयन में प्रवाहित होने वाली या किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करने वाला गुण या विद्युत धारा में उत्पन्न अवरोध ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। मतलब कोई भी अगर मेटेलिक कंडक्टर हुआ या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हुआ, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है और किसी कारणवश उस करंट के फ्लो में कोई रुकावट आ रही है, कोई अवरोध आ रहा है, तो उसी अपोज या रजिस्ट को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। तो अगर सिंपल सी भाषा में हम लिखें तो प्रतिरोध क्या है भाई? वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य विलयन में, वैद्युत अपघट्य वैद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा में, प्रवाहित विद्युत धारा में उत्पन्न अवरोध ही विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। उत्पन्न अवरोध ही विलयन का प्रतिरोध कहलाता है, विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? विलयन का क्या कहलाता है भैया? विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर है? तो किसी भी वैद्युत अपघट्य विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? विलयन का प्रतिरोध। विलयन का प्रतिरोध अकॉर्डिंग टू द ओम, ओम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ओम्स, ओम के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं भाई? कि किसी भी विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा में उत्पन्न प्रतिरोध उसके परिपथ के लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। ये बात यहां पर विद्युत अपघट्य विलयन में क्या होगा? इलेक्ट्रोड, मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड के, इलेक्ट्रोड की लंबाई के। दूसरी बात क्या कह सकते हो? रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एंटी प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। ये क्या कहता है? विलयन के जो विलयन में उत्पन्न प्रतिरोध है वो इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? समानुपाती। क्या होता है भाई? समानुपाती। यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा? अगर दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल अपान ए, यल अपान ए, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाने पर हमें मिल जाता है R रो इंटू यल अपान ए। ये हमारे पास एक फार्मूला आ जाता है प्रतिरोध का। इसका भाई प्रतिरोध का। अब प्रतिरोध का मात्रक तो जानते ही हो, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या है भाई? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या है भाई? ओम है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर अगर हम लिखें तो ये यल क्या है?
यल क्या है? इलेक्ट्रोड की लंबाई, इलेक्ट्रोड की लंबाई, यहां पर इलेक्ट्रोड की लंबाई। और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर? ये क्या है भाई? विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर हुआ? विलयन का प्रतिरोध क्या है? वैद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा में उत्पन्न, विद्युत धारा में वैद्युत अपघट्य विलयन में प्रवाहित विद्युत धारा में उत्पन्न अवरोधी विलयन का प्रतिरोध कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द ओम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द ओम क्या होता है भाई? हमारे पास क्या होता है? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यल और आर एंटी प्रोपोर्शनल टू ए। और जहां से हमें एक वैल्यू फाइंड किया, क्या आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल अपान ए, तो आर बराबर क्या हो गया? रो इंटू यल अपान ए। क्लियर? खराश हो गया गले में, आ जाइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध, सर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आर बराबर क्या फाइंड किया था? रो इंटू यल अपान ए। अगर यहां से हम रो निकालें तो भाई आर इंटू ए अपान क्या हो जाएगा? यल। ये हो जाएगा। यदि यदि यल बराबर मतलब इलेक्ट्रोड की लंबाई 1 सेमी हो और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 1 सेमी स्क्वायर हो, तो इतना हो, तो भाई क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। यहां से क्या डिफिनेशन निकलता है विशिष्ट प्रतिरोध का? क्या निकलता है भाई? डिफिनेशन क्या निकलता है कि एक सेमी लंबाई, 1 सेमी लंबाई एवं 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड, क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड युक्त विलयन का, युक्त विलयन का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। क्या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। क्लियर? तो भाई एक बार देख लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। 1 सेमी लंबाई, क्या कह रहा है? 1 सेमी लंबाई एवं 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड युक्त विलयन का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये हमारा आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। और विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या जनरेट किया? रो इक्वल टू आर फाइंड किया और यहां से रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान। अगर यहां से इसका मात्रक हम लोग निकालें, अगर इसका मात्रक निकालें तो मात्रक क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बराबर क्या कर लेंगे? आर। आर मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम।
और मैंने लंबाई को सेमी में लिया है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी सेमी में लिया, तो हम सेमी में निकाल लेते हैं। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, सेमी स्क्वायर, और इसका मात्रक लंबाई का क्या ले लिया, सेमी। तो सेमी से सेमी क्या हो जाएगा भाई, सेमी से सेमी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास इसका मात्रक क्या हो गया भाई, ओम सेमी। क्या आ गया, ओम सेमी। कंफर्म है, ओम सेमी। इसका मात्रक आ गया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आ गया, ओम। ये आपके एग्जाम में पूछता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, 1 सेमी लंबाई एवं 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोड युक्त विलयन का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कहने का मतलब 1 सेमी लंबाई और अगर 1 सेमी स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का कोई इलेक्ट्रोड हो तो उसमें जो रेजिस्टेंस जनरेट होगा वही उसका स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात समझ में आया? तो ये हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी मतलब क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक अगर जो हम लेकर चलेंगे वो हमारे पास क्या आ रहा है, कंडक्टेंस। भाई कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है? तो भाई कंडक्टेंस क्या है? तो कंडक्टेंस क्या है भाई, जनरली थोड़ा सा देख लीजिए। कंडक्टेंस 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 क्या है, वैद्युत अपघट्य विलयन, वैद्युत अपघट्य विलयनों के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले, सिंपल सी भाषा में अगर हम बोले तो वैद्युत अपघट्य वैद्युत अपघट्य विलयनों कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है, ही चालकत्व कहलाता है। क्लियर? मतलब एक प्रकार से प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले करंट का विरोध या अवरोध रजिस्ट करता है। और ये क्या करेगा भाई, कंडक्टेंस क्या करेगा, जो करंट फ्लो करेगा उसे और कंडक्ट करेगा और हेल्प करेगा कि भाई आप तेजी से जाइए, तेजी से फ्लो कीजिए, ये करेगा। समझ में आया? कंडक्टेंस इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं भाई, इसे हम जी से प्रदर्शित कर, इसे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे जी से प्रदर्शित कर रहे हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है भाई, ओम इनवर्स। क्या होता है, ओम इनवर्स। क्या होता है इसका मात्रक, ओम इनवर्स होता है। क्यों होता है सर, जो कंडक्टेंस है ये एंटी प्रोपोर्शनल मतलब आप कह सकते हो रेसिप्रोकल होता है आर का, जी बराबर 1/, जी बराबर 1/r होता है। ठीक है, कंडक्टेंस जो क्या है, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य विलयनों के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही चालकत्व कहलाता है। इसे हम क्या करते हैं, जी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या है, ओम इनवर्स। अच्छा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं और ओम इनवर्स के स्थान पे हम सीमेंस भी रख सकते हैं, सीमेंस भी, सीमेंस भी रख सकते हैं। ओके, ओम इनवर्स के स्थान पे सीमेंस भी हम ले सकते हैं। एक मिनट,
क्लियर। अब आगे हम चलते हैं। कंडक्टेंस, चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो चालकत्व को प्रभावित करेंगे भाई? चलिए, पहला, सबसे पहला कारक जो हम लेते हैं वो क्या होता है भैया? नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ क्या है? आयनों की संख्या। आयनों की संख्या, पहला फैक्ट, आयनों की संख्या। तो आप क्या कह सकते हो कि कंडक्टेंस जो होता है, कंडक्टेंस जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ आयंस के। नंबर ऑफ, ये क्या होता है भाई? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ, ओके। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस के। मतलब अगर आयनों की संख्या बढ़ा तो चालकत्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। आयनों की संख्या बढ़ा तो चालकत्व भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा सर? ये देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मैंने दे दिया HCl, क्वेश्चन है HCl आपका H2SO4 और उसके पास H3PO। मैंने बोला इसमें किसका चालकत्व सबसे अधिक हो? तो हमें पता है भाई कि इसमें कितने आयन हैं? 4 आयन। यहां पर कितने? 3 आयन। और यहां पर कितने? 2 आयन। तो सबसे ज्यादा चालकत्व किसका होने वाला? तो सबसे ज्यादा चालकत्व आपका क्या होगा? H3PO4 का होगा। फिर किसका होगा? H2SO4 का होगा। और सबसे कम चालकत्व किसका होगा? HCl। क्लियर? और भी हम देख लें, जैसे और भी हम अगर देख लें, जैसे NaCl, Na2SO4 और हमारे पास हो जाए Na3PO। इसमें अगर पूछा जाए किसका चालकत्व सबसे अधिक है, तो आप क्या बता सकते हो कि सबसे ज्यादा सर चालकत्व किसका अधिक होगा? Na3PO4 का। देन आफ्टर किसका होगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 का होगा। और इससे भी ज्यादा किसका होने वाला है? हमारे पास इससे भी ज्यादा किसका होने वाला है? एन, आप क्या बोल सकते, सॉरी, सबसे कम किसका होने वाला है? NaC। सबसे कम किसका होने वाला है? NaC। क्लियर है? सबसे कम किसका होने वाला है? NaC। अच्छा, ये तो ठीक है। किस पे डिपेंड कर रहा है? आयनों की संख्या पर। एक क्वेश्चन हमारे पास यहां से ये बनता है। क्वेश्चन हमारे पास दे दिया, हमारे पास दे दिया, एक दे दिया HCl, दे दिया NaCl, और आपके पास दे दिया Na2SO4, और एक हमारे पास दे दिया H2SO। बोले इसमें सबसे इसका मतलब इनके चालकत्व का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। तो आपके पास ऑप्शन ए दे दिया, सबसे Na2SO4 ग्रेटर देन टू द NaCl। ऑप्शन सेकंड आपके पास है HCl। ऑप्शन थर्ड H2SO। बी आपके पास आ गया H2SO4, फिर आपके पास आ गया Na2SO4, फिर HCl, और फिर ये ऑप्शन सी आपके पास है Na2SO4, H2SO4, ऑप्शन डी आपके पास दे दिया नॉन, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। ओके,
तो आप एक बात याद रखिएगा, एक सिद्धांत होता है ग्रोथस सिद्धांत के अनुसार ग्रोथस थियरी के अनुसार थियरी ग्रोथस थियरी जो होती है ये क्या कहती है कि H प्लस आयन एवं OH माइनस आयन का चालकत्व अन्य आयनों की अपेक्षाकृत अधिक होता है ये जंपिंग आप कह सकते हैं थियरी है, जिसमें ये कहता है कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन का जो आप क्या कह सकते हैं H प्लस आयन और OH माइनस आयन का चालकत्व अन्य आयनों के अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है, अगर नंबर क्या हो, सेम हो। यदि नंबर क्या हो आयनों का सेम हो। तो अब आ जाइए, ये थोड़ा सा मैं कंपैरिजन कर लूं। ये देखिए सोडियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों में नंबर ऑफ आयन सेम है, बट सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयन और सोडियम सल्फेट में सोडियम आयन, तो हाइड्रोजन आयन का चालकत्व तो सबसे अधिक होगा। तो थोड़ा सा देखिए, हाइड्रोजन आयन सबसे आगे का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे आगे कहां पे है, इसमें। इसके बाद कौन आ रहा है, सोडियम सल्फेट। फिर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन आयन किसमें है, HCl में, और NaCl में सोडियम आयन, तो इसका ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम सल्फेट का, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और फिर NaCl। तो समझ में आया, ग्रोथस थियरी के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन वाले कंपाउंडों का चालकत्व तो क्या होगा, अन्य आयनों वाले मतलब कह सकते हैं कंपाउंडों का अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि अन्य आयनों के कंपैरिजन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की मोबिलिटी अधिक होती है, इसलिए चालकत्व इनका क्या होता है, अधिक होता है। तो लेकिन कब, जब नंबर ऑफ आयन कंपाउंड में सेम हो तब। ओके, चलिए अब आगे चल, आगे हम चल नेक्स्ट फैक्ट। पहला हमारा हो गया नंबर ऑफ आयन, अब दूसरा हम लोग चलेंगे। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, दूसरा फैक्ट, जो कंडक्टेंस होता है बेटा, जो कंडक्टेंस होता है मतलब जो चालकत्व है, चालकत्व जो होता है हमेशा प्रबल वैद्युत अपघट्यों का, प्रबल वैद्युत अपघट्य, जो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं इनका चालकत्व हमेशा अधिक होता है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इससे भैया दुर्बल वैद्युत अपघट्यों से। ओके, प्रबल वैद्युत अपघट्यों का चालकत्व दुर्बल वैद्युत अपघट्यों से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है, हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। ये दूसरा फैक्टर, मतलब कहने का मतलब अगर मैं बात कर लूं HCl ले लूं तो HCl हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, एसिटिक, किससे भाई, एसिटिक। अगर मैं ले लूं ऐसे कंपैरिजन कर लूं, सर कास्टिक सोडा ले लें, कास्टिक सोडा ले लें, NaOH ले लें, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो कास्टिक सोडा का हमेशा क्या होगा, अधिक होगा अमोनियम। समझ में आ। और सर अगर मैं नाइट्रिक अम्ल ले लूं, क्या ले लूं, नाइट्रिक अम्ल ले लूं, और उसके बाद मैं ले लूं हाइड्रोजन साइनाइड, तो सर हाइड्रोजन साइनाइड वीक है और नाइट्रिक अम्ल क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो नाइट्रिक अम्ल का हमेशा क्या होगा, कंडक्टेंस जो होगा, चालकत्व जो होगा वो क्या होगा, अधिक। क्लियर, चालकत्व हमेशा क्या होगा, अधिक होगा। ओके, नेक्स्ट तीसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर हम बात करें, कंडक्टेंस जो होता है,
जो चालकत्व है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर अपॉन Q1 into Q2, इससे वेरी कर। इसका मतलब थोड़ा सा समझिए, इसका मतलब है कि यदि चार्ज सेम हो, यदि चार्ज सेम हो तो भैया चालकत्व जो होगा, अगर आयनों का चाल क्या हो भैया, आयनों का अगर चार्ज सेम हो, आयनों का अगर चार्ज सेम हो तो ये जो चालकत्व है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ आयंस के, आयंस के कब, व्हेन नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज सेम, जब नंबर ऑफ चार्ज क्या हो, सेम हो, जब नंबर ऑफ चार्ज क्या हो, सेम हो, तब क्या होगा भैया, जो आपका चालकत्व होगा वो साइज ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आयनों का साइज बढ़ने पर आपका क्या होगा, चालकत्व भी बढ़ेगा, चालकत्व भी बढ़ेगा। और अगर साइज सेम हो, अगर साइज लगभग वेरी कर रहा है तो आपका क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा भाई, चार्ज पर। तो चार्ज के क्या हो जाएगा, एंटी प्रोपोर्शनल, चार्ज के क्या हो जाएगा, एंटी प्रोपोर्शनल। चार्ज के क्या हो जाएगा भाई, एंटी। मतलब दूसरा कहने का मतलब ये कहता है कि अगर बेटा चालकत्व जो है, वो चालकत्व जो है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होगा, एंटी प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, एंटी प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के, कब, व्हेन साइज ऑफ आयन आर नियर अबाउट सेम, नियर अबाउट सेम, जब लगभग क्या हो, समान हो, लगभग समान हो, तो आपका क्या होगा, चार्ज वेरी करेगा। आ जाइए थोड़ा सा देखते हैं क्वेश्चन, जैसे मुझे एक क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन हमारा ये क्या हो गया, मुझे दे दिया सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन और क्या दे दिया, एल्यूमिनियम। ये तीन आयन हमें मिल गए हैं। इन तीनों आयन में अगर मैं देखूं तो भाई यहां देखिए, इनकी सबकी सेल सेम है, सेल क्या है, सेम है। तो यहां पर क्या है, इसके पास चार्ज एक, इसके पास चार्ज दो और इसके पास चार्ज तीन। तो क्या बोला, चार्ज के एंटी प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के एंटी प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे कम कंडक्टेंस किसका होगा, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का, इससे ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का, और इससे ज्यादा किसका होगा कंडक्टेंस, सोडियम। क्यों, क्योंकि सर चार्ज बढ़ने पर कंडक्टेंस घट रहा है। दूसरे केस में एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, एक दूसरा क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, इसमें जैसे हमने ले लिया क्लोरीन आयन, क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, आयोडीन आयन, इनमें देखिए सब में चार्ज सेम है भाई, सब में चार्ज सेम है, सब में चार्ज सेम है, सब में क्या है, चार्ज सेम है। तो भैया किस पे डिपेंड करेगा, साइज पे। और क्या करा है, चालकत्व तो साइज ऑफ आयन के क्या होता है, डायरेक्टली। कहने का मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा, साइज ऑफ आयन पर डिपेंड करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का सबसे कम होगा कंडक्टेंस, फिर क्लोरीन का, फिर किसका हो जाएगा, ब्रोमीन का, और सबसे ज्यादा कंडक्टेंस किसका होगा। नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तीसरा फैक्टर नोट कर लीजिए कि चले नेक्स्ट फैक्टर इसका हम लेकर आ रहे हैं चौथा। जो कंडक्टेंस होता है, चालकत्व मेरे प्यारे बच्चों, कंडक्टेंस, चालकत्व, ये
एंटी प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन के, मतलब इसके कह सकते हो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती, और जबकि डाइल्यूशन, जबकि आप क्या कह सकते हो तनुता के, तनुकरण के डाइल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तनुकरण या तनुता, तनुकरण कह दें या तनुता, कि क्या होता है डायरेक्टली, मतलब अगर किसी सॉल्यूशन का हम तनुता मतलब तनुकृत करते हैं, किसी विलयन को तनुकृत करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, तो विलयन का चालकत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, सर कॉन्सेंट्रेशन घटने पर, I mean कहने का मतलब जब आप किसी सॉल्यूशन को बेटा क्या करोगे, डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूट करोगे तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और वॉल्यूम जब बढ़ेगा बेटा तो वहां पर दो चीजें बढ़ती हैं। वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ डिसोसिएट, डिसोसिएट आयन या डिसोसिएट आप बोलिए पार्टिकल्स, नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल्स ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और साथ में एक बात और बढ़ जाता है, क्या हो जाता है भैया, क्या हो जाएगा, इंटर अट्रैक्शन, इंटर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयन, बिटवीन आयन डिक्रीज कर जाए। दो चीजें होती, अगर आप डाइल्यूट करोगे आयतन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल्स, मतलब वियोजित कणों की संख्या, वियोजित कणों की संख्या, वियोजित कणों की संख्या, वियोजित कणों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी, और यहां पर आयनों के मध्य, आयनों के मध्य अंतराल, आप कह सकते हो आयनों के मध्य आंतरिक, आंतरिक आकर्षण बल घट जाता है। आंतरिक आकर्षण बल जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। इसके फायदे क्या हैं भाई, हमें कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो कणों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि कण ही तो, आयन ही तो चार्ज को लेकर जाएंगे। अगर नंबर ऑफ आयन बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पहला फैक्टर ही पढ़ के आए हैं कि कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आयन। दूसरा चीज, आयनों के मध्य अंतराणविक आकर्षण बल क्या हो जाएगा भाई, घट जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे सोडियम और ये क्लोरीन हो गया, ये डॉट 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 एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा बंधे पड़े हैं, ठीक है, और एक अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा क्या पड़े हैं, बंधे पड़े हैं। अब इसमें जब हम वाटर डिसॉल्व करेंगे, इसमें वाटर और डिसॉल्व करेंगे तो इनके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी, इनकी बीच की दूरी और बढ़ जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स घट गया, और दूरी अगर भाई बढ़ गई तो इनकी मोबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी बढ़ा तो चालकत्व बढ़ जाएगा। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता बढ़ जाएगी, और गतिशीलता बढ़ा तो इनका भैया क्या बढ़ जाएगा, चालकत्व भी बढ़ जाएगा। ओके, चालकत्व भी बढ़ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट फैक्टर, अगला फैक्टर मैं बात करूं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब भाई चालकत्व, चालकत्व क्या है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, ताप। कहने का मतलब ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो भैया चालकत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा, चालकत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका कारण क्या है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके साथ में मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब आयनों की गतिशीलता, आयनों की
गतिशीलता बढ़ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। आयनों की गतिशीलता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इसलिए क्या हो जाता है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। ओके, क्लियर। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कंडक्टिविटी, चालकता के साथ, और साथ में मोलर चालकता भी लेकर आएंगे और तुल्यांकी चालकता भी लेकर आएंगे, और तीनों टॉपिक कवर करेंगे कल के वीडियो में। तो आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर और लगातार आपको क्लासेस मिलते रहेंगी। जय हिंद।